क्या आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको संविधान। यूट्यूब पर पहली बार आपको फ्री प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेपर वन में आपको पता होगा कि ईबीएस के अंतर्गत पूछा जाता है हमारा संविधान, और पेपर टू में तो एसएसटी होता ही है 60 नंबर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? ए ऑप्शन कर रहा है 12वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन कर रहा है 9वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन कर रहा है 10वीं अनुसूची में, और डी ऑप्शन कर रहा है 11वीं अनुसूची में। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब आया था, किस अनुसूची में है, सब बताइए। तो चलिए बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ठीक है, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ी गई थी? तो यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी, ये आप जानते रहिएगा। जबकि 10वीं अनुसूची में जो दल बदल दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया गया है, आप जानते होंगे। ठीक है, 12वीं में नगर पालिका है, ये आप जानते रहिए। तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची पहला ऑप्शन है, यहाँ पर नगर पालिका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा नगर पालिका। 10वीं में है दर बदल। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। पंचायती राज आपको पता होगा। ठीक है, पंचायत राज है, आप जानते रहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए ऑप्शन कर रहा है बी एन राव, बी ऑप्शन कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन कर रहा है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे कौन? बी एन राव। अब इनको संवैधानिक सलाहकार किस दिन नियुक्त किया गया या आप जानते रहिए, तो वह डेट था 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर, और सन कौन से था? तो सन था 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को घोषित किया गया था। डेट याद करिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री प्रैक्टिस बैच से। आपको यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ए ऑप्शन क्या कह रहा है स्थानीय निकायों को, बी ऑप्शन कह रहा है राज्य को, सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र को, डी ऑप्शन कह रहा है राज्य तथा केंद्र को। तो जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। चलिए कमेंट करिए, चलिए जल्दी बताइए, उत्तर कमेंट करते रहिए आप लोग। ए बी सी डी में उत्तर कौन सा होगा? तो अगर बात किया जाए स्थानीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार क्या होगा? बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चले रैपिड फायर तरीके से क्लास को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वह हम आपको बताते हुए चलेंगे, बाकी प्रश्न उत्तर पढ़ते हुए फटाफट निकलेंगे। ठीक है, क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, फिर भी 20-25 मिनट की क्लासेज होगी। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। यकीन करिए अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो यहाँ पर एसएसटी लगभग 12 से 13 प्रश्न आपकी परीक्षा में पॉलिटी से आते हैं, और जो लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ईबीएस के अंतर्गत लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है 1979 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1976 में, सी ऑप्शन कह रहा है 1977 में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए
जल्दी से कमेंट करिए कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो आप सभी जानते हैं कब जोड़ा गया था, तो जल्दी से कमेंट करिए और इसका उत्तर जो होगा 1976 होगा। 1976 में किसके द्वारा यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो वह कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 42वां संविधान संशोधन। इसी 42वें संविधान संशोधन का को ही भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है? तो आप जान गए ना 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, माफ़ी करिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और किसके अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था अगर आपसे यह पूछा जाए, तो स्वर्ण सिंह की समिति थी, आपको पता होगा। ठीक है? स्वर्ण सिंह की एक समिति थी, इन्हीं की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। तो यहाँ से इतना आप जानते रहिएगा, 42वां संविधान संशोधन और स्वर्ण सिंह की समिति थी एक, वहाँ पर इनके द्वारा सिफारिश किया गया, तब जाकर 1976 में हमारे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है? तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही होगा, और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? कौन करेगा? ए ऑप्शन कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, बी ऑप्शन कह रहा है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए उत्तर। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। बिल्कुल सही। जो भी लोग उत्तर दे रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समवर्ती सूची के मामले में मतलब वही होता है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाएं, काम करें, वही होता है समवर्ती सूची। और का जो होगा वह सूची जानते हैं जिसमें कि सिर्फ केंद्र काम करे, और राज्य सरकार की जो सूची होती है उसमें राज्य काम करता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए, अगर आप भी चाह रहे हैं यूपी टेट में 2026 में फ्री में तैयारी करना या फ्री में प्रैक्टिस सेट हल करना, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्यों? अगर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट की बुक लेने जाएँगे तो कम से कम 300, 400, 500 इतना तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं तो आपको यूपी टेट के परीक्षा के दिन तक हम आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, सारी की सारी चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, बाकी का काम यूट्यूब खुद करेगा आपके पास जाकर। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है? तो ये कब बने थे अगर आप पूछा जाए तो मसौदा समिति के अध्यक्ष तो ये बने थे 24 जनवरी को बने थे। 24 जनवरी 1950 को ये मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो बताइए वह कौन एक भारतीय गवर्नर जनरल था? ए ऑप्शन कह रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि वह कौन सा एक भारतीय गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या है? तो आप सब जान जाइए कि उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ठीक है? सी राजगोपालाचारी इनका नाम था। आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी। समझ गए?
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा जाए तो उत्तर होगा हमारा सी राजगोपालाचारी। भारतीय गवर्नर जनरल में प्रथम स्थान किसका है, तो आपको बताना होगा कि सी राजगोपालाचारी प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, क्लास अच्छी लग रही हो तो आप शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक पे, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी निःशुल्क में कराई जा रही है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा, नहीं तो बाद में पछताने वाले हैं। यकीन करिए, जो लोग अभी नहीं पढ़े उनको दिक्कत होने वाली पेपर में। चले, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ए ऑप्शन का रहा है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन का रहा है 26 नवंबर 1947, सी ऑप्शन का रहा है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन का रहा है 26 जनवरी 1950। चले, कमेंट कर दीजिए कि कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान प्रभावी कब से हुआ, तो वह हुआ था 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ये आप जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, इतना आप संविधान के बारे में जानते रहिएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन सही। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब वह कौन सा ऑप्शन होगा, आपको बताना होगा जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ए ऑप्शन का है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए, अगले ऑप्शन में कह रहा है कि सरकार का ढांचा। अगला ऑप्शन है हमारा राजनीतिक दलों के नाम और डी ऑप्शन कर रहा है नागरिकों के अधिकार। चलिए, कमेंट करके बता दीजिए कि किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। चलिए, आप जानते रहिएगा केंद्र और राज्य शासन जो हैं इसका तो उल्लेख किया गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही था इसलिए हमें काटना पड़ेगा। सरकार का ढांचा यह भी सही इसलिए काटना पड़ेगा। और नागरिकों के अधिकार ये तो उल्लेख किए ही गए हैं संविधान में हमारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों के नाम इसको नहीं उल्लेखित किया गया है। ठीक है, राजनीतिक दलों के नाम इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह होगा सी ऑप्शन सही। ठीक, समझ में आ रहा है ना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ए ऑप्शन का है शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन का है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन का है धर्म की आज़ादी का अधिकार और डी ऑप्शन का है संपत्ति का अधिकार। चले, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके उत्तर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन कौन से हैं। तो ये ऑप्शन कह रहा है हमारा शिक्षा का अधिकार, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये आप जानते होंगे इसलिए यह सही है। ठीक है, और कह रहा है बी ऑप्शन में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। और सी ऑप्शन धर्म की आज़ादी का अधिकार, तो बिल्कुल सही, सभी लोगों को अपने धर्म की आज़ादी का अधिकार है, इसलिए ये ए बी सी तीनों सही है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे क्यों काट रहे हैं जब सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें निगेटिव में उत्तर देना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह सीटेट में आया हो प्रश्न है। आज की क्लास की एक खास बात यह है कि ज़्यादातर जो प्रश्न है टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे एच टेट में हो, चाहे उत्तराखंड की टेट में हो, सभी टेट परीक्षाओं को हमने देखा और आपके लिए यह क्लास प्रोवाइड कर दिया।
ठीक है? तो इतना आप जानते रहिएगा संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत से, तो 1978 में, ठीक है? 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था और वह हुआ था कौन-सा? तो वो था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है? इसी के अंतर्गत इसे जो संपत्ति का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है? इतना आप जानते रहिएगा। चलिए, यहाँ से आपका उत्तर जो निकलेगा वह निकल जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए ऑप्शन कह रहा है 18, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 22। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना होगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में इस समय वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है? इसमें 22 भाषाएँ हैं हमारे भारतीय संविधान में, इसलिए यह उत्तर हमारा जो होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अब ये यूपी टेट के मिडिल में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट है। कई प्रश्न हमने यूपी टेट के भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? अभी मैंने वहां पर प्रश्न पूछा था कि मौलिक अधिकार का भाग नहीं, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है जो प्रस्तावना का भाग नहीं, और यह भी हमारा यूपी टेट के पेपर 2 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है? तो चलिए उत्तर दीजिए, कौन सा उत्तर होगा? ए ऑप्शन का रहा है धर्मनिरपेक्षता, बी ऑप्शन का रहा है समाजवाद, सी ऑप्शन का रहा है प्रजातांत्रिक और डी ऑप्शन संघात्मकता। कमेंट करिए, कौन सा प्रस्तावना का भाग नहीं है? ये उत्तर आपको देना है। चलिए, अगर बात करें प्रस्तावना का भाग इसमें से कौन-कौन सा है, तो धर्मनिरपेक्षता ये प्रस्तावना का भाग है, समाजवाद भी प्रस्तावना का भाग है और प्रजातांत्रिक भी हमारा प्रस्तावना का भाग है। इसलिए हमारा ये तीनों उत्तर नहीं होंगे, जो उत्तर होगा वह होगा डी ऑप्शन संघात्मकता। ठीक है? संघात्मकता उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्यों? अभी हम आपको जिस समय क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम यूपी टेट तो 10 दिन में पढ़ के पास कर लेंगे। ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं कि यूपी टेट परीक्षा को हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके कई बार फेल हो गए हैं वो लोग, मतलब ठीक है, 1-2 नंबर से उनका रिजल्ट रुक जा रहा है। तो इसलिए निवेदन करेंगे कि अभी आप जुड़िए हमारे साथ और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे देखिए और अपने जो तैयारी है उसमें वृद्धि करिए। ठीक है? चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे 10 दिन पहले परीक्षा के या पढ़े ही ना, वैसे ही जाकर परीक्षा में तुक्का मारें, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है भाग 1, बी ऑप्शन कह रहा है भाग 2, सी ऑप्शन भाग 3 और डी ऑप्शन भाग 4। चलिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा। यह भी हमारा यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा। मौलिक अधिकार की बात किया गया, किस भाग में है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है? चलिए, कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर भाग कौन-सा होगा, तो वो होगा मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो हैं, ये मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, हो सकता है उस समय पूछा गया था किस भाग में है, अब इस बार पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित कौन-सा अनुच्छेद है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 12 से 35 का अनुच्छेद है, यहाँ पर ही हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ए ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 52, बी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 108, सी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 200 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 213। चले कमेंट करिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो यह होगा हमारा अनुच्छेद 200। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक, चले राज्यों की विधायिका किसके द्वारा पारित की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा पारित की जाती है, ये आप जानते रहिएगा। और बात करें 213 के अंतर्गत किसका वर्णन है, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का वर्णन किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वह अनुच्छेद होगा 213। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा 200 ऑप्शन सी सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस विषय में शामिल है। राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में और इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत है, तो उत्तर क्या होगा हमारा होगा समवर्ती सूची का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक, चलिए बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ए ऑप्शन का रहा है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन का रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन का रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, क्लास कैसी लग रही है। आप लोग एक बार ये कमेंट करिए कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, इतना तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर बात की जाए कौन से संविधान को हमारे अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो वो था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर हमारा कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है वह है हमारा क्या 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, ये आप जानते रहिए। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आपको उत्तर देना है जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है। अभी मैंने बताया कि राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, कृषि होगा, कानून व्यवस्था होगा, नागरिकता होगा, भूमि एवं राजस्व होगा, ए बी सी डी कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्य सूची में जो आएगा यहाँ पर वह आएगा हमारा नागरिकता, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं यूपी टेट की, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई अभी समय है, आप सब पढ़िए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में आपका भी रिजल्ट 1-2 नंबर से रुक जाए, क्योंकि लगभग परीक्षा में 3 से 4 लाख लोग ऐसे होते हैं उनका रिजल्ट 1-2 नंबर से रुक जाता है और कई साल हो गए अभी तक वो टेट नहीं पास हो पाए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखिए, इससे पहले भी यूपी टेट कब हुआ था, तो 2020 में हुआ कोविड में। ठीक है, ये आप जानते होंगे 2020 में हुआ था। ठीक, तो उसके बाद अभी तक जो है यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे।
चलिए देखते हैं प्रश्न में कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो बताइए पंथ निरपेक्ष जो शब्द है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ए ऑप्शन कह रहा है 41वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन कह रहा है 42वां, सी ऑप्शन 43वां और डी ऑप्शन 44वां। चलिए कमेंट करिए। तो बात करें मौलिक अधिकार की तो यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन की। उसकी तो बात छोड़िए, अभी आएगा प्रश्न आगे। चलिए तब तक ये बताइए। ठीक, चलिए बताइए कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो वह था, अभी मैंने ऊपर बताया कि 42वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और आप जानते न रहिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, समझ गए ना? क्लास अच्छी लग रही है ना? चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ए ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी ऑप्शन गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन शिक्षा का अधिकार। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। चलिए बताइए। चलिए 22 में किसका उल्लेख किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 22 में बात करें गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी पेपर 1 और पेपर 2 यूपी टेट में इस बार बैठने वाले हैं तो यह डेली सुबह 10 बजे आपके लिए क्लासेज हमारे चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड की जा रही हैं। फ्री प्रैक्टिस बैच अभी आपके पास समय है क्योंकि यह एक्सेस कम दिन तक रहेगा, उसके बाद फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक, अगर आप बंद नहीं की जाएगी यार, मतलब समझ नहीं रहे। जब आप अभी देख रहे हैं किस प्रकार से सब पढ़ रहे हैं, अभी तो उनको लग रहा है परीक्षा बहुत दिन बाद होने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 2026 में परीक्षा हर हाल में होनी है, ये आप भी जानते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो लोग टेट पास नहीं हैं उन्हें 2 साल के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार का दायित्व तो बनता है कि वह आपको यूपी टेट का परीक्षा करा ले। ठीक है, चलें तो चलिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो जुड़ जाइएगा और डेली पढ़ाई करिए हमारे साथ जुड़कर सुबह 10 बजे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। सब्सक्राइब करिए लक्ष्य तक चैनल को और यूपी टेट में फोड़ के आइएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।